दोस्तों जय श्री राम। वेलकम अगेन, दोबारा से स्वागत है। और कंजंक्शन फर्स्ट पार्ट कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सेकंड पार्ट सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और थर्ड पार्ट जिसकी हम आज बात करते हैं वो है कोरिलेटिव कंजंक्शन। कोरिलेटिव मन होता है जो चीजों को जोड़ना आपस में, दो चीजों के बारे में जो समान चीजें हों जिनके बारे में बात करी जाती है वो। हम इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं। आर पेयर ऑफ वर्ड्स, शब्दों के साथ जोड़ा होता है दैट कनेक्ट्स ग्रामेटिकली इक्वल एलिमेंट्स इन द सेंटेंस। कि वाक्य में क्या होते हैं ऐसे सेंटेंसों को जोड़ना जो क्या होते हैं ग्रामेटिकली इक्वल एलिमेंट्स, जो समान तौर पर व्याकरण में समान तौर पर जो क्या होते हैं जो तत्व होते हैं या जो ऐसी चीजें होती हैं उनको आपस में जोड़ना। अब ये क्या है पेयर ऑफ वर्ड्स, शब्दों का जोड़ा कौन सा है, शब्दों का जोड़ा ये कंजंक्शन है। एग्जाम्पल जैसे देखते हैं एदर, एदर के साथ क्या होता है और का यूज किया जाता है, नाइदर के साथ नॉर का प्रयोग किया जाता है, ऑल्दो या दो के साथ येट का प्रयोग किया जाता है, नॉट ओनली के साथ बट आल्सो का प्रयोग करा जाता है, हार्डली, स्कार्सली, बेयरली, ये इस प्रकार के कंजंक्शन होते हैं जिनके साथ व्हेन का यूज किया जाता है। ठीक है, बिफोर का भी यूज किया जाता है कई बार। नो सूनर होता है तो नो सूनर के साथ देन का प्रयोग करा जाता है। एज सून एज होता है, जैसे लेस्ट होता है लेस्ट के साथ शुड का प्रयोग करा जाता है, या वेदर के साथ और का प्रयोग किया जाता है, बोथ के साथ एंड का प्रयोग किया जाता है, सो के साथ एज का प्रयोग किया जाता है, एज के साथ एज का प्रयोग किया जाता है। कई ऐसे कंजंक्शन वगैरह हैं जिनके साथ क्या किया जाता है जो पेयर में प्रयोग होते हैं, जो पेयर में एक साथ यूज होते हैं। बीच में मैंने डॉट लिखे हैं या बीच स्पेस दे रखा है तो स्पेस में इसके बीच में कुछ लिखा जाता है। कुछ सेंटेंस होते हैं जो सेंटेंस लिखे जाते हैं तो खास बात है भाई हमने सबऑर्डिनेट कंजंक्शन पढ़ा जिसमें एक ही कंजंक्शन होता था, जैसे एंड का प्रयोग करा जाता था। अब यहाँ पे देखेंगे तो एंड के साथ किसका प्रयोग किया जा रहा है, बोथ का यूज हो जा रहा है। ठीक है, अब वहां पे बट का यूज किया जाता था, वहां पे सिंगुलर होता था, एक ही कंजंक्शन होता था जो दो क्लॉज होते थे इंडिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दोनों को जोड़ता था एक कंजंक्शन। उसके बाद हमने सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन पढ़े। सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में क्या होता है कि वो ऐसे कंजंक्शन होते हैं जो क्या करता है इंडिपेंडेंट क्लॉज को डिपेंडेंट क्लॉज से जोड़ता है। दो सेंटेंस है, सेंटेंस से एक है या दो है, उनके दो अलग अलग भाग हैं, एक तो डिपेंडेंट है एक इंडिपेंडेंट है, एक आप में अपने आप में कंप्लीट मीनिंग बता रहे, एक दूसरे क्या वो डिपेंड है उसकी मीनिंग दूसरे क्लॉज पर। ऐसे कंजंक्शन क्या होते हैं उसको सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं। वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो किसके कंजंक्शन का दूसरा वाला भाग माना जाता है। अब तीसरा वाला जो भाग है वो है कोरिलेटिव करना, मन एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से कोरिलेट करना, किसके माध्यम से, इन कंजंक्शन के माध्यम से। अब एग्जांपल्स के माध्यम से हमको एक तरफ से पढ़ते हैं ताकि आपको ये चीजें बड़े क्लियर तौर पे आपको समझ आ जाए। ठीक है, और आपके अंदर का जो डाउट है ठीक है वो डाउट खत्म हो जाए। और मैंने खास बात यह है कि मैंने वही कंजंक्शन उठाए हैं जिनका सबसे ज्यादा प्रयोग करा जाता है, सबसे ज्यादा जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और सबसे ज्यादा जो हमारे लिए क्या होते हैं सुटेबल होते हैं, हम जिनका कई बार यूज करते हैं। उन कंजंक्शन की मैं लिस्ट मैंने आपके सामने रखी है। तो चलो शुरुआत करते हैं एग्जाम्पल्स के माध्यम से। अब शुरुआत करते हैं सीरियल वाइज। सबसे पहला जो कंजंक्शन है कोरिलेटिव में वो सबसे पहले ऑल्दो, दो या येट। अब इसका मतलब होता है ऑल्दो या इसका मतलब हालांकि। ठीक है, हालांकि के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। ऑल्दो इट वॉज एक्सपेंसिव, हालांकि यह क्या था इट वॉज एक्सपेंसिव, महंगी थी, येट ही बॉट द कार, लेकिन फिर भी ही बॉट द कार, उसने वो गाड़ी खरीदी। मतलब गाड़ी महंगी थी, चूंकि वो गाड़ी महंगी लेकिन फिर भी उसने क्या किया वो गाड़ी खरीदी। तो यहां पे क्या था ये कंडीशन है। ऑल्दो ऐसा था येट ऐसा हो गया, मतलब ऐसा था लेकिन फिर भी उसके बाद ऐसा हो गया, मतलब पॉसिबिलिटी नहीं है था उसके बाद भी पॉसिबल हो गया। ठीक है, दो ही वाज सैड, कि हालांकि वो क्या था वो सैड था, सैड मतलब दुखी था, येट ही लाफ्ड, लेकिन फिर भी वो हंसा। ठीक है, इम्पॉसिबल तो नहीं था, पॉसिबल तो था लेकिन पॉसिबिलिटी उतनी नहीं थी जितनी की होनी चाहिए थी, जितनी की नॉर्मल थिंग्स होती है तो नॉर्मल नहीं था, लेकिन फिर भी वो चीज उसने क्या कर दी नॉर्मल कर दी। महंगी थी लेकिन फिर भी खरीद ली। कंडीशन कैसी भी रही कि दुखी था लेकिन फिर भी वो क्या कर गया वो मुस्कुराया। ऐसी कंडीशन में ऑल दो और दो के साथ येट का प्रयोग किया जाता है कंजंक्शन में, और एक कोरिलेटिव कंजंक्शन होते हैं। दूसरा ये सबके साथ इंपॉर्टेंट है, ये हार्डली, स्कार्सली, बेयरली।
ठीक है, ये तीन जो है इनके साथ तो व्हेन का प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पे नो सूनर जो है तीसरा वाला नो सूनर से देन, इनका जो मतलब होता है इन सबका एक समानता है, इक्वल मीनिंग है सबकी लगभग लगभग। ठीक है, और एक खास बात क्या कि यदि ये जो सेंटेंस होता है, जो ये कंजंक्शन है हार्डली, स्कार्सली और बेयरली, यदि ये सेंटेंस में सब्जेक्ट से पहले आते हैं, सबसे पहले आते हैं, तो ये हमेशा फॉरवर्ड किसके द्वारा किए जाते हैं, इनके तुरंत बाद हमेशा हेड आता है। क्लियर है? जैसे यहां देखो, हार्डली हैड आई क्लोज द डोर, मैंने जो ही मैंने दरवाजा बंद करा, व्हेन द कॉलिंग बेल रैंग, तभी क्या हो गया, घंटी बज के बुलाने की, दरवाजे की घंटी बज के, ये कंडीशन है। ठीक है, तो जो ही क्या अर्थ में, जो ही त्यों ही, या जैसे ही, जैसे ही ऐसे हुआ, ठीक है, वैसे ही हो गया, या ज्यों ही, इसका मतलब त्यों ही। ठीक है, तो इस कंडीशन में हार्डली होता है स्कार्सली, बेयरली, यदि ये सेंटेंस में सबसे पहले आते हैं, शुरू में आते हैं, तो हमेशा ये हेड से फॉलोड होते हैं, उनके तुरंत बाद हेड का प्रयोग करा जाता है। और यदि ये सेंटेंस के बीच में आते हैं, तो सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब जो होती है, हेड जो होता है वो पहले आता है, उसके बाद हार्डली, स्कार्सली, बेयरली का प्रयोग करा जाता है, और उसके तुरंत बाद जो है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करा जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल हम ये पढ़ चुके हैं, हार्डली हैड आई क्लोज्ड द डोर, मैंने जैसे ही या जो ही मैंने क्या किया, दरवाजा बंद करा ही था, व्हेन द कॉलिंग बेल रैंग, तभी क्या, या त्यों ही घंटी बज गई बुलाने वाली। ठीक है, या दूसरा, ये कंडीशन दूसरी, ये कंडीशन पहली है। ठीक है, आप स्कार्सली भी करो, स्कार्सली हैड आई क्लोज द डोर व्हेन द कॉलिंग बेल रैंग, ये भी है। या बेयरली हैड आई क्लोज्ड द डोर व्हेन द कॉलिंग बेल रैंग, तीनों का एक समान मीनिंग। ठीक है, दूसरा दिखाता हूं, इसको अलग करता हूं, सी हैड स्कार्सली रीच्ड होम, सी हैड स्कार्सली रीच्ड होम, वो जो ही या मुश्किल से घर पहुंची थी, व्हेन बॉस कॉल्ड हर फॉर मीटिंग, तभी बॉस ने क्या कर दिया, कॉल्ड, उसको बुला दिया, फॉर मीटिंग मैंने मीटिंग के लिए। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, सी हैड हार्डली रीच्ड होम, ये भी हो सकता है, सी हैड बेयरली रीच्ड होम, ये भी हो सकता है, ये दूसरा। ठीक है, हैड स्कार्सली, सॉरी स्कार्सली हैड सी रीच्ड होम, या बेयरली हैड सी रीच्ड होम, या हार्डली हैड सी रीच्ड होम। हार्डली, स्कार्सली, बेयरली, तीनों का प्रयोग आप एक तरीके से कर सकते हो सेंटेंस के शुरू में यदि आते हैं तीनों, ये यदि सेंटेंस के शुरू में आएगा, बेयरली आएगा चाहे हार्डली आएगा, उसके साथ तुरंत बाद क्या लगेगा, ये हैड के साथ फॉलो किया जाएगा। और यदि बीच में रहते हैं तो हमेशा क्या, उनसे पहले, इन कंजंक्शन से पहले हैड के साथ सब्जेक्ट का प्रयोग करा जाता है, और मीनिंग सबका सेम है। सी हैड स्कार्सली रीच्ड होम, माने जैसे ही वो घर पहुंची, या मुश्किल से घर पहुंची ही थी, या जो ही वो घर पहुंची, व्हेन बॉस कॉल्ड हर फॉर मीटिंग, त्यों ही या तभी, जैसे ही पहुंचा था तभी ऐसा हो गया, जैसे ही आएगा वैसे ये हो गया। ठीक है, वैसे ही बॉस कॉल्ड हर फॉर मीटिंग, तो भगवान उसमें बॉस ने उसको क्या कर दिया, बुला दिया मीटिंग के लिए। ठीक है, अब फिर बेयरली वाला देखते हैं, फिर वही वाले बेयरली, बेयरली हैड आई टॉक्ड हर, मतलब मुश्किल से मुझसे बातें करी ही थी, व्हेन हर ब्रदर कॉल्ड हर, त्यों ही उसके भाई ने उसको कॉल्डर में बुला दिया। ठीक है, स्कार्सली हैड आई टॉक्ड हर, मुश्किल से मुझसे बातें करी ही थी, व्हेन हर ब्रदर कॉल्ड, या हार्डली हैड आई टॉक्ड हर, व्हेन हर ब्रदर कॉल्ड हर। ठीक है, इन तीनों का एक समान मिल, हार्डली, स्कार्सली, बेयरली, इन तीनों का एक समान प्रयोग करा जाता है, और ये हमेशा किसके द्वारा फॉलो होते हैं, ये हमेशा फॉलो होते हैं कंजंक्शन व्हेन के माध्यम से। ठीक है, अब मैं बात करता हूं नो सूनर देन, इसका मतलब सेम है, बस यहां पे सिर्फ इतनी बात है कि नो सूनर के बाद देन का प्रयोग किया जाता है, और इनके बाद व्हेन का प्रयोग करा जाता है, इनके बाद। और ये ध्यान रखना, ये भी हेड से ही फॉलो होता है। नो सूनर हैड रोहित स्टार्टेड द जर्नी, मैंने जो ही रोहित ने जर्नी शुरू की ही थी, देन इट स्टार्टेड रेनिंग, तभी वर्षा शुरू हो गई। स्कार्सली हैड रोहित स्टार्टेड द जर्नी व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग, उसका भी यही मतलब है। ठीक है, बेयरली हैड रोहित स्टार्टेड द जर्नी, मुश्किल से उसने जर्नी शुरू करी थी, मुश्किल से मतलब अभी कुछ पल ही नहीं हुआ है, थोड़ा सा पल हुआ था, पॉइंट हुआ था, तभी ये काम हो गया।
ठीक है, हार्डली हैड रोहित स्टार्टेड द जर्नी, ये बड़ी याद है आपको। क्या इस हार्डली स्कार्सली बेयरली, इनको याद रखिए, नो सोनर को याद रखिए। इन सब का एक ही मीनिंग होता है, एक ही समान का प्रयोग करा जाता है। बस यहाँ पे होता है कि हार्डली स्कार्सली बेयरली फॉलोड बाय व्हेन कंजंक्शन, ये कंजंक्शन व्हेन के साथ इनका प्रयोग करा जाता है। और जो नो सोनर होता है, नो सोनर का देन THAN का प्रयोग करा जाता है। मीनिंग तीनों का, चारों के एक समान होता है, आप कहीं पे इनका यूज कर सकते हैं। हार्डली की जगह नो सोनर का प्रयोग कर सकते हैं, नो सोनर की जगह बेयरली का प्रयोग कर सकते हैं, बेयरली की जगह आप स्कार्सली का प्रयोग कर सकते हैं। अब बात करते हैं एज सुन एज। एज सुन एज का मतलब जैसे ही वैसे। अभी हमने बात करी नो सूनर देन की बात करी, हम स्कार्सली बेयरली की बातें करें, सब के समान एज सुन एज का सेम है उसका मतलब। जैसे एज सुन एज द टीचर केम, जैसे ही टीचर आया, द स्टूडेंट्स बिगन टू स्टडी, छात्रों ने पढ़ना शुरू किया। जैसे ये हुआ वैसे ये हो गया, जो ही टीचर आए तो ही छात्रों ने पढ़ना शुरू कर दिया। ठीक है, एज सुन एज ही गॉट सैलरी, जैसे ही जो ही उसको सैलरी मिली, ही स्टार्टेड स्पेंडिंग इट, उसने खर्च करना शुरू कर दिया। बस ये पे ध्यान रखिए कि एज सुन एज ऐसा कंजंक्शन होता है जिसमें जो पहला वाला भाग होता है, जो पहला वाला क्लॉज होता है, ये हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है, ये वाला। और दूसरा वाला भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही होता है बस। लेकिन स्कार्सली वाला, हार्डली वाला, बेयरली वाला या नो सूनर वाला, इसमें पहला वाला जो क्लॉज होता है, जो उनके साथ लगा होता है, एज सुन एज के साथ, सॉरी नो सूनर के साथ हो गया, बेयरली के साथ हो गया, स्कार्सली के साथ, वो तो होता है पास्ट परफेक्ट टेंस, और उसके बाद होना पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। ये खास विशेषता है। और एज सुन एज की विशेषता ये कि इसके दोनों सेंटेंस जो होते हैं, दोनों क्लॉज होते हैं, ये दोनों क्लॉज पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज होते हैं। ठीक है, क्लियर है। एज सुन एज ही गॉट सैलरी, जो ही उसको सैलरी मिली, ही स्टार्टेड स्पेंडिंग इट, उसने उसको खर्च करना शुरू कर दिया। क्लियर। फिर बात करते हैं लेस्ट और शुड की। लेस्ट और शुड का मतलब कहीं ऐसा ना हो। ठीक है, ये यहां पे भी लिखा मैंने, कहीं ऐसा ना हो कि ये हो जाए। जैसे रन फास्ट, भाई तेज दौड़ो, लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन, कहीं ऐसा ना हो कि तुम ट्रेन को मिस कर जाओ, छोड़ जाओ, कहीं ट्रेन छूट जाए। ठीक है, रन फास्ट तेज दौड़िए, ड्राइव फास्ट तेज भगाइए, लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन, कहीं ऐसा ना हो कि तुम ट्रेन छूट जाए। ठीक है, टेक अ टॉर्च विद यू, अपने साथ क्या लेके जाओ, एक टॉर्च लेके जाओ जी, लेस्ट इट शुड डार्क, कहीं ऐसा ना हो कि क्या हो जाए, अंधेरा हो जाए, इसलिए अपने साथ टॉर्च लेके जाओ। लेके जाओ, कहीं लेके नहीं गए और वो अंधेरा हो गया तो आप फिर क्या हो जाए, गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए अपने साथ टॉर्च लेके जाओ, कहीं ऐसा ना हो तो ये हो जाए। ठीक है, तो ये क्या कि सिचुएशन का दिखाता है, कंडीशन बताता है कि कहीं ऐसा ना हो ये हो जाए, ये नहीं होगा तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या कहता है, नियर फ्यूचर की पॉसिबिलिटी बताता है कि आने वाले भविष्य में कि ऐसी बात में कि ये ना हो जाए, ऐसा नहीं होगा तो कहीं ये ना हो जाए। तो ऐसी कंडीशन में लेस्ट और शुड का प्रयोग किया जाता है कंजंक्शन में। ठीक है, अब मैं बात करता हूं वेदर और की। वेदर के साथ और इसका चाहे के अर्थ में लेता है। जैसे क्या होता है कि वेदर यू गो स्लो और फास्ट, चाहे तुम आराम से जाओ, चाहे तुम जाओ फास्ट में तेज, प्लीज कम ऑन टाइम, लेकिन कृपया समय पे आ जाना। वेदर यू गो स्लो, चाहे आराम से जाइए, और फास्ट चाहे तेज जाइए, आराम से दौड़ो चाहे तेज दौड़ो, प्लीज कम ऑन टाइम, पर कृपया करके समय पे आ जाना। आई विल सपोर्ट हिम, मैं उसको सपोर्ट करूंगा, उसका समर्थन करूंगा, वेदर ही इज राइट और नॉट, अब चाहे वो सही है अपनी जगह, चाहे अपनी जगह गलत है, लेकिन मैं क्या करूंगा, मैं उसको सपोर्ट करूंगा, वेदर ही इज राइट, अब चाहे वो सही हो और नॉट या नहीं हो। ठीक है, दूसरा आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, वेदर ही विल कम, क्यों आएगा और नॉट की नहीं आएगा, अब चाहे वो आए चाहे ना आए भाई, इसके बारे में मुझे कोई बारे में, इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन या उसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। ये काम होता है वेदर और कंजंक्शन का। क्लियर है। इधर और की बातें करते हैं। एदर और माने या तो का मतलब है, जैसे एदर यू स्पेंड टाइम विद मी, या तो आप मेरे साथ समय गुजारिए, और यू मे गो ऑन, या आप जा सकते हैं, या तो समय गुजारिए, या तो मेरे साथ रुकिए, या आप जा सकते हैं। एदर और, ठीक है, एदर यू स्पेंड टाइम विद मी, या तो मेरे साथ समय गुजारिए, और यू मे गो, या आप जा सकते हैं। यू एदर ईट टू मच, या तो तुम बहुत ज्यादा खाते हो,
और डोंट एक्सरसाइज, या तो तुम अभ्यास एक्सरसाइज नहीं करते हो। तो ये भी क्या हो गया, ये ऐसी कंडीशन किया तो ये करते हो या वो करते हो। दो चॉइसेस जो दिखाता है वो एदर और के माध्यम से होता है कंजंक्शन। ठीक है, हम नाइदर नॉर की बात नहीं करते, न तो ये ना ही, ऐसा जिसको बोलते हैं नाइदर इंडिया, कि न तो इंडिया नॉर इंग्लैंड, और ना ही इंग्लैंड वॉन द सीरीज, सीरीज को नहीं जीता। न तो इंडिया ने और नहीं इंग्लैंड ने सीरीज को जीता, इन दोनों में से कोई भी नहीं। ठीक है, न तो ये और न ही ये। नाइदर माई फादर, ना ही तो मेरे पिता, नॉर माई मदर, और ना ही मेरी माँ इज अटेंडिंग द मीटिंग। क्या नहीं करे, अटेंडिंग में अटेंड नहीं करे, द पीटीएम में जो पेरेंट टीचर मीटिंग। ठीक है, छात्र अभिभावक मीटिंग को क्या नहीं करे, अटेंड नहीं करे। इसमें ध्यान रखना कि जो नेदर नॉर होते हैं, एदर और होता है, उसमें जो वर्ब होती है वो हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करा जाता है। वर्ब हमेशा किसके अकॉर्डिंग होते हैं, फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग प्रयोग करी जाती है। ठीक है, फर्स्ट सब्जेक्ट में इसके अकॉर्डिंग नहीं होती, हमेशा इसके अकॉर्डिंग भी जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसका प्रयोग करा जाता है। ठीक है, दूसरा, आई हैव नेदर मनी, भाई मेरे पास ना तो पैसा है, नॉर फूड, और नहीं मेरे पास खाना, न पैसा है न भोजन है, दोनों मेरे पास नहीं, कुछ भी नहीं, नेदर नॉर की कंडीशन। ठीक है, अब है नॉट ओनली बट ऑल्सो। अब इसको मैं तब बताऊंगा, पहले यहां से शुरू करते हैं। ठीक है, ये रूल्स। अब यहां देखिए, सी इज नॉट ओनली ब्यूटीफुल, वह सिर्फ सुंदर ही नहीं है, बट ऑल्सो इंटेलिजेंटली, बल्कि वह क्या इंटेलिजेंट भी हो। वह सुंदर ही नहीं है बल्कि इंटेलिजेंट भी है। अब यहाँ पे देखेंगे कि ये जो ब्यूटीफुल है ये एडजेक्टिव है, और ये इंटेलिजेंट क्या है, ये भी एडजेक्टिव है। ठीक है, ये ध्यान रखना, नॉट ओनली बट ऑल्सो में हमेशा क्या सेम चीजों का ही क्या किया जा सकता है, उनको कोरिलेट करा जा सकता है। ये क्या है, एडजेक्टिव प्लस एडजेक्टिव। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नॉट ओनली प्लस, यहाँ पे क्या होता है, नाउन एडवर्ब एडजेक्टिव, इन तीनों में से कोई है, प्लस बट ऑल्सो प्लस नाउन या एडजेक्टिव या एडवर्ब। नाउन है, यहां नाउन होगा तो यहां भी नाउन होगा, यहां एडजेक्टिव होगा तो यहां भी एडजेक्टिव होगा, यहां एडवर्ब होगा तो यहां भी एडवर्ब होगा। ये मैंने रूल लिखा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नॉट ओनली प्लस नाउन या एडवर्ब या एडजेक्टिव प्लस बट ऑल्सो प्लस नाउन या एडवर्ब या एडजेक्टिव। जैसा नॉट ओनली के बाद दिया होगा वैसा ही बट ऑल्सो के बाद प्रयोग करा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एडजेक्टिव था तो यहाँ पे भी एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया। दूसरा देखा कि स्पीक्स इंग्लिश, वो इंग्लिश बोलता है नॉट ओनली नेचुरली, नेचुरली के एडवर्ब होती है, वो क्या नहीं करता, सिर्फ नेचुरली स्वाभाविक तौर पर अंग्रेजी नहीं बोलता है, बट ऑल्सो बल्कि फ्लुएंटली भी बोलता है। ठीक है, ये भी एडवर्ब है, ये भी एडवर्ब है। एडवर्ब पहचान की सबसे खास विशेषता है कि पीछे एडवाई लगा होता है। एलवाई लगने का मतलब वो एडवर्ब, ज्यादातर केस में, लगभग 90% केस में ऐसा होता है। ठीक है, ये एडवर्ब हो गया, ये एडवर्ब हो गया। अब देखते हैं जैसे आई लाइक नॉट ओनली रामायण, कि भाई मुझे रामायण ही पसंद नहीं है बट ऑल्सो भगवत गीता, मुझे भगवत गीता भी पसंद है। तो रामायण भी एक नाउन है और भगवत गीता भी एक नाउन है। दो नाउन की बात कर रहे हैं, एक तो आगे नॉट ओनली के बाद, फिर एक आ गया बट ऑल्सो के बाद। क्लियर है, और उसके बाद फिर बात करते हैं, ही नॉट ओनली रीड्स, वो पढ़ता ही नहीं है बट ऑल्सो स्पीक, वो बोलता भी है। ध्यान देखो, दूसरा क्या, सब्जेक्ट प्लस नॉट ओनली प्लस वर्ब प्लस बट ऑल्सो प्लस वर्ब, मीन्स सब्जेक्ट है, उसके बाद नॉट ओनली आ गया, उसके बाद वर्ब आ गई, ठीक है, उसके बाद बट ऑल्सो आ गया, बट ऑल्सो के बाद भी वर्ब आ गई। तो यहाँ पे क्या होता है, जब वर्ब की बात होती है, जब वर्ब का आपको कोरिलेट करा जाता है, तो हमेशा क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद नॉट ओनली आता है, फिर उसके बाद वर्ब आती है, फिर बट ऑल्सो आता है, और बट ऑल्सो के बाद फिर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। क्लियर, और जब एडजेक्टिव की बातें या नाउन या एडवर्ब की बातें हो तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब पहले आते हैं, फिर नॉट ओनली आता है, उसके बाद नाउन आएगा या एडवर्ब आएगा, एडजेक्टिव आएगा, उसके बाद बट ऑल्सो आएगा, फिर नाउन फर्स्ट के अकॉर्डिंग, एडवर्ब भी फर्स्ट के अकॉर्डिंग, और एडजेक्टिव भी फर्स्ट के अकॉर्डिंग ही आता है, फर्स्ट जो दिया होता है। क्लियर है, अब बात करते हैं बोथ और एंड की। ठीक है, दोनों और, जैसे आई कैन बोथ रीड एंड राइट, मैं दोनों कर सकता हूँ, रीड मैंने पढ़ भी सकता हूँ एंड राइट मैंने लिख भी सकता हूँ, दोनों काम कर सकता हूँ। ठीक है, आई कैन रीड एंड राइट, मैं पढ़ भी सकता हूँ लिख भी सकता हूँ। ठीक, एक आई कैन बोथ रीड एंड राइट, मैं दोनों कर सकता हूँ, रीड भी कर सकता हूँ और राइट भी कर सकता हूँ, पढ़ भी सकता हूँ और लिख भी सकता हूँ। ही इज बोथ, वो दोनों है,
हैंडसम माने सुंदर भी है, एंड कनिंग माने चालाक भी है। वो चालाक भी है और चालाक और हैंडसम दोनों ही है। ठीक है। सो एज टू का मतलब ताकि के अर्थ में होता है। जैसे आई विल डू माई बेस्ट सो एज टू टीच यू इंग्लिश। आई विल डू माई बेस्ट, मैं अपना पूरा दूंगा, पूरी बेस्ट दूंगा, सो दैट, सो एज टू या ताकि, या दैट, सो दैट टीच यू इंग्लिश, ताकि आपको क्या कर सकूं, इंग्लिश पढ़ा सकूं। ठीक है। ये पॉसिबिलिटी बताता है कि मैं ये करूंगा तो मैं ऐसा कर पाऊंगा, अपना पूरी कोशिश करूंगा ताकि ये हो सके, ये करूं ताकि वो हो सके। ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में सो एज टू का प्रयोग करा जाता है। अब बात करते हैं एज की। ये लास्ट वाला हमारे पास बचा हुआ है। एज में उतना या जितना, या हम जिसको यथासंभव पॉसिबिलिटी की बातें बोलते हैं। जैसे क्या होता है, यू आर एज गुड एज योर ब्रदर। यू आर, तुम क्या हो, एज गुड एज, यथासंभव क्या हो, अच्छे हो, एज योर ब्रदर, जितने की तुम्हारे भाई है, या तुम उतने अच्छे हो जितने की तुम्हारे भाई है। ठीक है। योर ड्रेस इज एज न्यू एज योर माई ड्रेस। तुम्हारी ड्रेस उतनी ही नई है, इस एज का मतलब उतना, और इस एज का मतलब जितना। तुम्हारी ड्रेस उतनी सुंदर है या उतनी नई है जितने की माई ड्रेस, जितने की मेरे ड्रेस है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या, यथासंभव, इसकी पॉसिबिलिटी की बात करते हैं। आई ऑलवेज कीप माई रूम। मैं हमेशा अपने कमरे को क्या करता हूँ, एज टाइडी एज आई कैन, यथासंभव उतना साफ रखता हूँ जितना कि क्या हो सके, जितना कि मैं कर सकता हूँ, रख सकता हूँ। ठीक है। ऑलवेज कीप माई रूम, हमेशा क्या करता हूँ, रूम को टाइडी मैंने साफ रखता हूँ, कितना, उतना जितना कि क्या कर सके, आई कैन में जितना मैं रख सकता हूँ। ये उतना, ये जितना, ये उतना, सॉरी ये उतना वाला, ये जितना वाला, ये पहले वाला जो है एज, इसका मतलब उतने के अर्थ में, और इस एज का मतलब उतने के, जितने के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। और साथियों इसी के साथ हमारा जो कोरिलेटिव कंजंक्शन है, जो पार्ट 3 है कंजंक्शन का, वो पूरा होता है। और आपको वीडियोस कैसी लगी, आप जरूर लाइक करिए, कमेंट करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन आप जरूर दबाइए, ताकि आपको जो मेरी आने वाली वीडियोस है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।